देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया गया है और जो सीरीज है वो भी मेंशन है। पेपर का सेट जो है उसको भी मेंशन किया गया है। 2025 का पेपर है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास 3 मेटल के स्फेयर है। ए है, बी है और सी है। ये जो ए और बी और सी है, इनकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। इसके अलावा इनके सेंटर में, यानी कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर वही रहेगा। एक और सर्किल बनाया गया है, सर्किल या स्फेयर बनाया गया है, सर्किल नहीं स्फेयर। उसकी जो रेडियस है वो r/10 है, जितने भी है ए बी सी सबकी, ठीक है। इसके अलावा उनमें चार्ज दिया गया है। जो हमारे पास r रेडियस का स्फेयर था उसकी चार्ज ये दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो इनर सर्किल बन के तैयार हुआ है उनका चार्ज दिया गया है। अब आपको ये कंपेयर करना है कि मैग्नीट्यूड बताना है तीनों स्फेयर का, और उस मैग्नीट्यूड किसका बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसकी तुलना करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 3r की डिस्टेंस पे निकालना है। कैसे है देखो जरा। ठीक है, जैसे एक स्फेयर हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सबकी रेडियस कितनी है, सबकी रेडियस हमारे पास r है। इसकी भी रेडियस क्या है और इसकी भी रेडियस क्या है, ठीक। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, जैसा दिया गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर एक और सर्किल बनाया जा रहा है, ये सर्किल। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r/10 है। कितनी रेडियस है, r/10। r/10, ठीक है। सबकी r/10 है। सुनो, अब इसके बाद चार्ज है। कभी भी स्फेयर पे चार्ज दिया जाता है तो उसके जो सरफेस का आउटर फेस होता है वहां पे चला जाता है, ठीक है। जैसे पहले में जो चार्ज है वो कितना है, +6q है। अभी इसमें कितना है, -4q है। फिर इसमें कितना है, +14q है। ये चार्ज है, ठीक है। कभी भी स्फेयर पे चार्ज दिया जाएगा तो उसका आउटर सरफेस पे चला जाएगा। अब इसमें आ जाओ, जो इनर बॉल है इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, -2q है। इस पे कितना है, +8q है। और इस पे कितना है, -10q है। ये सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो निकालना है हमें वो निकालना है, एक स्फेयर बनेगा ऐसे करके, ठीक है। उसकी जो रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो 3r है। ये लिखा हुआ है, जो रेडियस है 3r, यानी इससे इतनी डिस्टेंस में निकालना है। देखो इसकी रेडियस जो है, क्योंकि ये स्फेयर है इस वजह से ये हम जो 3r पे निकालेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, तो ये घूम के क्या बन जाएगा, स्फेयर ही बन जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि हमें जो इसके सेंटर से 3r पे निकालना था, तो 3r हम यहाँ पे जब निकालेंगे फिर उसके बाद यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, जब ऐसे निकालेंगे तो सर्किल बनेगा। सेम कहानी इसमें होगी, इसमें भी 3r की डिस्टेंस पे निकालना है तो इसका भी एक स्फेयर बन जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगा। सेम कहानी इस पे है, ये 3r है, ठीक है। इस इतनी डिस्टेंस पे हमें, यानी 3r की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका कंपेयर करना है।
अब यहाँ पे क्या होगा, हमें ये पता करना होगा इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना पहुंचा और इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज पहुंचा और इसकी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज पहुंचा। चार्ज पता चल जाए तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो ये +6 क्यू है, जब ये +6 क्यू जो है इसकी आउटर सरफेस पे जाएगा, यहाँ पे इनर सरफेस में जाएगा यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये -2 क्यू है, ये -2 क्यू जो है जब इसकी इनर सरफेस पर रहेगा, बड़े वाले जो आर रेडियस का सर्किल है, स्फीयर है, तो ये क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इसके आउटर पे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये फ्लो करने का तरीका है। फ्लो करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास ये इनर सर्किल का चार्ज इसकी सरफेस पे इतना माइनस का है, तो जब इसकी ये जो बड़ा सर्किल है उसके इनर सरफेस पे जाएगा, ये इसके आउटर पे है ना -2 क्यू, जब इसके इनर पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब इसके आउटर पे जाएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब इसके आउटर पे आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। फिर वही कहानी इसमें होगी, ये वाला यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब ये बाहर निकले, सॉरी यहाँ निगेटिव हो जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो है टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ से ये गया तो निगेटिव होगा, फिर ये वाला बाहर निकला तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला यहाँ पहुंचा तो निगेटिव हो गया। ठीक है। एक मिनट, जो नेचर होगा उसका अपोजिट होगा। ये निगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। ये सीक्वेंस होता है। सिंपल सी बात ये याद रखना है, ये दोनों का जो ये प्लस है ये निगेटिव है, जब बाहर पहुंचेगा तो जो बचेगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा। तो ये कितना है, 6 प्लस का है 6 क्यू माइनस ये कितना है 2 क्यू, तो यहाँ पे जो चार्ज बचा कितना बचा, प्लस का 4 क्यू बचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्यू ए आया, क्यू ए वो कितना आ गया है, प्लस का 4 क्यू आ गया है। ठीक, सेम कहानी इसमें भी पहुंचेगी। ये यहाँ पर आएगा निगेटिव, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लो 4 क्यू, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा +8 क्यू, सॉल्व करके लाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्यू बी आया है कितना आया है, प्लस का 4 क्यू। इसको करोगे सेम कहानी पहुंचेगी, तो यहाँ पर भी ये क्यू सी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 14 क्यू माइनस का 10 क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4 क्यू आ जाएगा, वो भी प्लस का आ जाएगा। सब पे चार्ज हमने दे दिया। ठीक। अब देखो एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस पे चार्ज हमारे पास क्यू डैश है मान लेते हैं, और इसकी यहाँ से रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी सरफेस पे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे आएगा वो E इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई, यहाँ पर Q क्या है, Q डैश है, Q डैश डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो EA आएगा, और कितना आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मॉल आर कितने किसके बराबर है, ये रेडियस, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 3r है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर मानेंगे, ये वाली जो रेडियस है। ठीक है, ये स्मॉल आर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं यहाँ पर, और क्यू ए कितना आया है, क्यू ए जो आया है हमारे पास ये आया है 4Q डिवाइड बाई 3, यानी R बराबर क्या है, 3R, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, 9R स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, वैल्यू पुट कर देंगे, 4 से 4 काट दो, 4 से 4 काट देंगे। ठीक, सॉरी 4 से 4 कैसे काट सकते, नहीं काट सकते क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट की है।
ये हमारे पास 4 है, ठीक है, इसको 4 रखो ऐसे ही 4, और ये कितना आ जाए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्यू रहेगा ही, आर स्क्वायर आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 9 से 9 काट दो, ये कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई ए आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई, ई इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बता दी। सेम कहानी इसमें लगेगी, ये कितना आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है यहाँ पर चार्ज, ये कितना है 4q डिवाइड बाई, डिस्टेंस वही रहेगी, स्मॉल आर है क्योंकि 9 आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू इतनी आ जाएगी 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैपिटल का, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 9 वोल्ट मीटर, ठीक है। सेम इसमें आएगा, कितना आ जाएगा ई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q डिवाइड बाई 9 का आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर 10 की पावर 9, तो न्यूटन सॉरी वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियस और चार्ज दोनों बराबर है। ये डिस्टेंस कितनी है 3r है, चार्ज कितना है 4q है। सेम कहानी इसमें है और सेम कहानी इसमें है, इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो सब में बराबर आया है। तो हम ये कह सकते हैं ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, और ये जो आया है उसको लिख दो, या तो हम ऐसे लिख दें 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर नहीं आर, ये 9, या तो ये लिख दे, या फिर हम कर सकते हैं जो हमने निकाला है रिजल्ट 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट मीटर। इसकी यूनिट जो है उसको देख लो, ठीक, ये करना था इसमें। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, इसको थोड़ा ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस ये डायग्राम बना देना, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और ये जो हमारे पास निकल के आया है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q डिवाइड बाई 9 आर स्क्वायर, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी का मैग्नीट्यूड है। और सब में क्योंकि हमारे पास चार्ज जो इसके आउटर सरफेस पे आया है 4q 4q और 4q आया है, और जहाँ पे हमें निकालना है उसके सेंटर से दूरी 3r है, तो उस केस में क्या होगा, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज और रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो कि सभी सर्किल के बराबर है। जब बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। तो कुछ समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो व्हाट्सएप नंबर ले लो, उसमें भेज दो, उसको हम सॉल्व करा देंगे। और नंबर क्या है 8127191266। इसमें भेज देना, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में बी का सेकंड पार्ट है और पेपर की सीरीज लिखी हुई है, पेपर का सेट लिखा हुआ है, किस बोर्ड का है ये भी मेंशन है और किस साल का है ये भी मेंशन है, यानी 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, पहला चार्ज बी पे रखा हुआ है -6 माइक्रो कूलम, यहाँ पर 6q लिखा है, q मतलब है यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा होना चाहिए माइक्रो कूलम, ठीक है, लेकिन जैसा पेपर में मेंशन है उसके हिसाब से यहाँ पर +6q है, ठीक। इसके बाद एक और चार्ज है जो +5 माइक्रो कूलम है। 5 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है उसको C पॉइंट से, ये जो हमारे पास सेमी सर्किल बना है
इसको ऐसे ऐसे लाते हुए इस पॉइंट पे लाना है। सी से ए में लाने में किया गया वर्क डन ही हमको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास 6 माइक्रो कूलम का एक चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है। इस जितना चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है उतना ही चार्ज डी पॉइंट पे रखा हुआ है, लेकिन ये साइन अपोजिट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा मेंशन है, अपोजिट साइन है। ठीक है, अब एक और चार्ज है जो कि चार्ज हमारा 5 माइक्रो कूलम का है, उसको सी पॉइंट से, ये लिखा हुआ है सी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाया गया है। इस कंडीशन में किया गया वर्क डन हमें बताना है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला जो होता है हमारे पास, वर्क डन, इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं, जो चार्ज लेके हम जा रहे हैं, यानी चार्ज और इन दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, यानी चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं और दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। यानी हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारे पास सी और ए में कितना पोटेंशियल है वो निकालना है, फिर उसके बाद सी से ए पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और जो चार्ज 5 माइक्रो कूलम का है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आई यहाँ पर, ये दिया गया है जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है, जो कि आर है, जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये दी गई है। ठीक, ये मेंशन है। इसके बाद ये बताया गया है कि जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट डी है एक दूसरे के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। डी एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कहाँ से? बी से। तो ये जो डिस्टेंस दी गई है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्किल है। क्या है? सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। जब ये सेमी सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, तो ये वाली भी रेडियस होगी। ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आर, ये भी हो जाएगा, जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये रेडियस आ गई, ये मेंशन कर दिया हमने। अब बात आती है सरकमफ्रेंस क्या होता है। किसी भी सर्किल के जो भी रेडियस उसकी वो होती है परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। यानी जैसे ये हमारे पास सेमी सर्किल है, तो अगर हम इस लाइन के ऊपर चलते हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या है, ये इस सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, जैसे सर्किल होता है तो सर्किल की जो बाउंड्री होती है उस पर जो ट्रेवल मतलब चलना होता है, वही हमारे पास क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पेरीमीटर। तो ये इसका सरकमफ्रेंस है। यानी जो चार्ज हमारे पास यहाँ पे है उस चार्ज को ऐसे मूव करा के ले जाना है, और चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम का है। ठीक है, चार्ज 5 माइक्रो कूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सी टू ए, सी और ए के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल लेंगे। तो ये जो निकलेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू निकलेगा, और ये क्या निकलेगा, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड रख लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, सी पहले है, सी पहले है ना, तो ये सी आएगा, ये ए आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कोई हमारे पास चार्ज होता है, जैसे ये पॉइंट हमारे पास सी है, इस पॉइंट सी पर एक पॉइंट डी है जिस पे चार्ज ये लगा हुआ है, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल होगा, और एक चार्ज ये है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। समझ रहे बात को? एक इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा और एक इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ठीक, तो हमें सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, अगर एक फार्मूला देख लो, क्या फार्मूला है कि अगर हमारे पास
कोई पॉइंट P है, इस पे चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है, या Q डैश मान लें, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो R है, और एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास P डैश है। तो इस पॉइंट P में जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए फार्मूला होता है Vp डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो ले लो Q डैश, और इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है R। ये फार्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल निकालने का। यानी अगर हमारे पास पॉइंट P डैश पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है, तो ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट भी याद रखना, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगना है। तो पहला पॉइंट सी पे हमारे पास डी की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, और बी पे जो चार्ज है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ये बात समझने की कोशिश करो। यानी इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, यानी ये वाला चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्यू लिखा है, लेकिन हमें 6 माइक्रो कूलम लिखना है, ठीक है। जैसा मेंशन था उस वजह से हमने बता दिया, ये चार्ज जो है हमारा कितना है 6 माइक्रो कूलम। ये कितना है 6 माइनस का 6 माइक्रो कूलम, ठीक। अब देखो Vc इज इक्वल टू ये चार्ज और इस चार्ज, यानी इस पॉइंट सी से पॉइंट डी कितनी दूरी पे है, टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ये रिमेनिंग कितनी बचेगी, ये भी 5 सेंटीमीटर बचेगी। ये कितनी बचेगी 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 6 माइक्रोकूलम, ये 6 माइक्रोकूलम है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी आ रही 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में रखना है, किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो यहाँ पर हम क्यों, क्योंकि ये इसको किस में रखेंगे, मीटर में, और मीटर बदलोगे तो 0.05 मीटर आ जाएगी। ये डिस्टेंस हमने मीटर में रखी है, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या है, ये हमारे पास प्लस चार्ज था, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब इस चार्ज यानी ये जो बी पे चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है, तो माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है। या तो यहाँ लिख दो ऐसे ही 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये चार्ज कितना है माइनस का 6 माइक्रोकूलम, तो माइनस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलोगे तो माइनस का 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 की पावर माइनस 6। अब ये डिस्टेंस कितनी है सी पे, सी बी से कितनी दूरी पे है, ये 5 सेंटीमीटर पे है, कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब क्या है, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है, तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो टोटल ऐड होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो Vc पे जो पोटेंशियल आया है कितना आया है, Vc पे जो पोटेंशियल आया है, Vc पे जो पोटेंशियल निकल के आया है, Vc पे जो पोटेंशियल निकल के आया है वो 0 वोल्ट का आया है, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं ये साइड वाला। अब पॉइंट ए पे निकालते हैं, एट पॉइंट ए पे। अब ए पे आओ, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पहला पोटेंशियल जो निकलेगा इस चार्ज की वजह से निकलेगा, दूसरा पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से निकलेगा। ये चार्ज जो है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 5 है, यहाँ तक 10 है, तो ये इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो सी पे निकालते हैं, देखा ना यहाँ पर सी नहीं ए पे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स है। पहले चार्ज इसकी वजह से निकालना है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है। तो ये कितना है माइनस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। अब इसके बाद प्लस, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1/4πε0। और ये चार्ज कितना है 6 × 10⁻⁻⁶। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब इस बार ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में रख दो, ये आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से VA = 1/4πε0 और 6 × 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लो। 1/4πε0 और यहाँ से पावर क्या कॉमन आ रहा 6 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब ये क्या है 0.05, ये 0.15, तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 5 बचेगा। और यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस, माइनस लगा देना, प्लस ये तो कॉमन जा चुका है, बाकी सब ये कितना बचा 100/15। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो रख देना है, बता देना, बिकॉज 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करो तो यहाँ VA = ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹, और ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶। और 100 जो है उसको बाहर ले लो 100, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से माइनस का 3 टाइम्स और ये प्लस का 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15 × 6 = 9 × 45, कितना आ जाएगा 9 × 6 = 54, सॉरी 9 × 6 = 54। ये पावर कितनी है, ये पावर हमारे पास 9 है, ये 6 है, और ये 2 11 में से देखो 11 पॉजिटिव की हो जाएगी, नेगेटिव की 6 हो जाएंगे, कितना बचेगा 10⁻⁻⁶ बचेगा, सॉरी प्लस का 5 बचेगा। ये 6 है माइनस की और 11 है पॉजिटिव, तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, जो माइनस आया उसको आगे लगा देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं और ये 15 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 × 6 = 54, ठीक है ना, हाँ, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 से 15 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 18 × 3 = 54, माइनस का 18, 18 और 2 36, माइनस का 36 / 5, और ये जो पावर 5 है एक पावर कम कर देते हैं, 10 लिख देते हैं, और ये 10⁻4 लिख देते हैं, ये एक पावर कम कर दी। अब इसको फिर काट दो, 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से VA जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आया माइनस का हमारे पास आ गया है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72, 72 × 10⁻4 आ गया प्लस का। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस का इसको एडजस्ट करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया या फिर एडजस्ट कर लो, माइनस का 0.72 आया। ठीक है, 0.72, और ये जो 10⁻4 है इसको 2 पावर और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, इस वजह से 10⁻6 हो जाएगा, ये बोल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, डिफरेंस जो निकालना है, VA = क्या आ जाएगा, VC - VA, डेल्टा V = आ जाएगा, VC कितना आया 0 आया, ये माइनस आया, और ये माइनस पहले से है 0.72 × 10⁻6। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.72 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। अब वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकालो, क्या आएगा, W = चार्ज किस, क्योंकि ये +5 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए हमें वर्क डन निकालना है, ये 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है। तो चार्ज क्या था 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये कितना है 0.72 × 10⁻6, 10⁻6 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 × 35, 1 36, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है, और ये जूल आ जाएगा। जो वर्क डन आया कितना आया, वर्क डन हमारे पास आया
3.6 जूल। क्या आ गया? जूल आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप बताया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपको डाउट करता है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम का नंबर लिख लो, टेलीग्राम का सॉरी व्हाट्सएप नंबर लिख लो 8127191266। इस पे क्वेश्चन भेज देना, जैसे ही समय मिलेगा हम क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से संपर्क करके आप क्वेश्चन भेज सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता पूछो इस पे आके। बाकी हमने 2024, 22, 23, 21 और 20 तक की पूरी क्वेश्चन सॉल्व कराए फिजिक्स के, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है। पेपर का सेट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कहाँ का है। ठीक है, 5 नंबर में है। इसमें क्या है, हमें बताया जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज हम क्यों मान लेंगे, वो मूव करता है, कहाँ पे मूव कर रहा है, और जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसकी स्पीड v है। ये जो मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है। फिर इसके बाद इसमें कहानी ये बताई जा रही है, जब ये इसके आगे पास करता है, ऐसे मोशन करता है, तो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो पहले जो के थी उसका आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक, तो आपको ये बताना है इस कंडीशन में क्या चेंजमेंट आएगा। पहला, रेडियस में क्या चेंज आएगा, दूसरा टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। बात समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले हम बना लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं यूनिफॉर्म। ये इसका मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आउटसाइड दिखाओ या इनसाइड दिखाओ, हम अपने हिसाब से इनसाइड मान लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड मानना है तो आउटसाइड भी मान सकते हो। तो इनसाइड का बनाने का तरीका ये होता है, आउटसाइड बनाना होता है तो ऐसे बनाना होता है, डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हम दिखा दिए कि मैग्नेटिक फील्ड है ये, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये बी है जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जिसका आवेश, ये पार्टिकल है मान लेते हैं, ठीक, चार्ज पार्टिकल है जिसका आवेश कितना है, आवेश यानी चार्ज कितना है, क्यू है। तो ये चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है इसमें, और जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है चलने के लिए, सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो क्या होता है, उसका जो मोशन होता है सर्कुलर होता है। वैसे तो इसमें लिख के दे दिया है, ना लिखा होता तब भी सर्कुलर मोशन होता, तो पार्टिकल मूव करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इस यूनिफॉर्म। इसका चार्ज कितना है, इसकी स्पीड v है, चार्ज q है, और मास मान लेते हैं m है। ठीक, चार्ज q है, चार्ज q है, वेलोसिटी v है, और मास m है। ये पार्टिकल की कंडीशन, जो भी चार्ज पार्टिकल था। ठीक क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों करता है, करने का रीजन ये है कि इसका जो सेंटीपिटल फोर्स है, इस चार्ज पार्टिकल का जो सेंटीपिटल फोर्स है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जा रहा है। सेंटीपिटल फोर्स जो है, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू है, इसको ऐसे लिखो, C फॉर सेंटीपिटल फोर्स जो है वो क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तभी ये कंडीशन आती है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। इस चार्ज पार्टिकल की रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, r है। ठीक है, इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है QVB। ठीक, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक बार कट जाएगा, एक बार ये कट गया,
और यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद mv डिवाइड बाई क्यूबी। ये एक इक्वेशन हमारे बन के तैयार हो गई। याद होती तो ठीक, नहीं याद तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब इसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है k इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 2k डिवाइड किससे आ जाएगा, m से आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यानी ये v की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, m से डिवाइड कर दिए और v स्क्वायर है तो अंडर रूट जब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे 2k डिवाइड बाई mv। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो गई। अब इस इक्वेशन से हमें इस वैल्यू पे रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ये v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m, और ये डिवाइड में क्या है q b है। ठीक है, अब ये v की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ, तो अंडर रूट के अंदर क्या है 2k डिवाइड बाई m है। अब ये वाला m जो है इसके अंदर पहुँचा दे रहा है, ये वाला m इसके अंदर पहुँचा दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। जब ये अंदर पहुँचाएंगे तो ये क्या है, बाहर है, अंदर जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ 1 डिवाइड बाई क्यू बी, और जब अंदर पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 2k m स्क्वायर और डिवाइड बाई m आ जाएगा, एक m से m कट गया। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई अंडर रूट के अंदर 2k m, या फिर ऐसे लिख दो 2mk डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व हो गया। यहाँ से हमें ये पता चला, क्योंकि इसने बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्यों, हमारा पार्टिकल जो है उसका चार्ज है, क्यों क्या है, चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो Q और B ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी पार्टिकल हो, इसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, चार्ज हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, m हमारा मास है, मास क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात पता चली, ये बात पता चल गई ना इससे, जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, Q चार्ज ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही बोला गया है यूनिफॉर्म है, यानी ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब जैसा बोला है, इसने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि काइनेटिक एनर्जी K1 अगर K है, और तो K2 जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, K का आधा हो जाएगी। और यहाँ से रिलेशन हम निकाल चुके हैं, R1 अगर R1 हमारा क्या है, R है, तो R2 क्या है, ये हमें क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ से R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K2। अब यहाँ पे देखो, K1 की जगह K रख दो और K2 की जगह K/2 रख दो, सॉरी यहाँ से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो R2 क्या आ जाएगा, R2 निकालना है तो R1 क्या है, R है, अगर रेडियस R है तो R2 क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, यानी एक आंसर ये हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन क्रिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाती है, तो उस समय हमारे पास जो रेडियस है सर्कुलर मोशन की, वो पहले वाली रेडियस का 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाली रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 टाइम्स R1। ठीक है, पहली वाली रेडियस का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो रेडियस में क्या चेंज आया, ये आया, तो आंसर एक ही हो गया आपका पहले पार्ट का।
पहले पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें क्या चेंज आएगा। अब टाइम पीरियड के लिए क्या करना है, दो टाइम अगर हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी दी गई है, डिस्टेंस पता चल जाए। कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ से मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कभी भी सर्किल की डिस्टेंस निकालना हो तो उसका पेरीमीटर निकाला जाता है, कभी भी सर्किल की डिस्टेंस निकालना हो तो उसका पेरीमीटर निकाला जाता है, और सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है मेरे पास, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाई क्या होता है, वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, ये याद रखना है। ये ऊपर वाली क्या है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है इसलिए पेरीमीटर डिवाइड बाई वेलोसिटी। ठीक, अब देखो रेडियस की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 1 से रखी ना, इक्वेशन 1 से r की वैल्यू पुट कर दो 2π डिवाइड बाई v, और r की वैल्यू जो पुट करोगे, ये r की वैल्यू है mv डिवाइड बाई qb। क्या है, qb, b हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, q चार्ज, यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आया, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2πm डिवाइड बाई QB आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है मास ऑफ पार्टिकल पे, और टाइम पीरियड हमारे पास 2π कोई, ये तो कांस्टेंट है, यानी मास ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल का चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बता दिया गया यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड किसी भी कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आधी होने से हमारे पास टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो लिख देंगे टाइम पीरियड में नो चेंज, अनचेंज होने का कारण क्या है, ये हमने बता दिया है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज टी नॉट डिपेंड इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अनचेंज क्यों है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछे ना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी ये अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो, ठीक। व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख दे, जब यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो 8127191266। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप भेज सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 सारा मेंशन किया हुआ है कहाँ का क्वेश्चन है, और उसको हमने बता दिया है कि ये पूरा कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक प्रोटॉन पार्टिकल है जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बताएगी, ऐसे मूव कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि जब पॉइंट P पर पहुंचता है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जब पॉइंट R पर पहुंचता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और जब ये Q है, जब R पर पहुंचता है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यानी P, Q और R पे डायरेक्शन पूछी गई है। फिर इसके बाद पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। ये सीक्वेंस भी बताना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्रोटॉन यहाँ से मूव कर रहा है, मूव करते करते यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पर आने के बाद ये प्रोटॉन क्या हुआ है कि ऊपर के उठ रहा है।
अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और ये ऊपर की ओर जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो जो फ़ोर्स हमारा लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ये फ़ोर्स ही तो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। ये मूव करना चाहता है ऐसे, ये डायरेक्शन दी गई है, लेकिन ये मूव करके क्या है P पे आने के बाद ये ऐसे कर्व शेप ले रहा है, यानी ये ऊपर की ओर उठ रहा है। जब ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर जो हमारे पास फ़ोर्स है, पॉइंट P पर जो फ़ोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है? इसके अलावा और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, जाना इसको इधर था, वेलोसिटी क्या है, ये है, ठीक? प्रोटॉन को जाना इधर था लेकिन प्रोटॉन ऊपर गया। तो फोर्स पता चल चुका है और वेलोसिटी पता चल चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन होती है, फोर्स का जो फार्मूला होता है, पहले लिख देते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे बात कर रहा हूँ मैं। अब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होती है, जो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, जो भी चार्ज हो, और यहाँ पर मैग्नेटिक सॉरी वेलोसिटी क्रॉस B। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास रिलेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स है, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कंडीशन ये है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, क्या निकल के आता है, मैग्नेटिक, ये निकल के आता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या निकल के आता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि V और B यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच तो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हमें यूज करना है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था, देखो जैसे ये लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का नहीं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये आप अपना भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, उन्होंने ये बताया था कि ये जो होगा अंगूठा, ये जो अंगूठा होगा, ये हमारा बताएगा कि फोर्स कहाँ पे है। ये अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये जो हमारे पास ये वाली उंगली होगी, ये जो होगी सेकेंड उंगली, ये इन सब के बीच में है, इन दोनों के, ये उंगली जो होगी, ये वाली मैं बोल रहा हूँ, ये नीचे की, ये बताएगी कि करंट कहाँ फ्लो करती है या फिर वेलोसिटी क्या है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकता है, ये करंट की डायरेक्शन बता सकता है, और ये जो उंगली होगी ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। तो वही यूज करना है। फोर्स हमको पता चल चुका है, तो फोर्स हमारा कहाँ, ऊपर की ओर है, तो ये फोर्स की तरफ अंगूठा रख देंगे, ठीक है। ये अंगूठा फोर्स की तरफ हो गया। और हमने बताया कि ये जो उंगली होती है, ये क्या है, ये हमारे पास बताती है कि क्या करंट जा रही है उसकी डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो ये हम जब अंगूठा ऐसे रखेंगे, ये हम ऐसे रखेंगे, फोर्स हमारा ऊपर की ओर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये जो उंगली है ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब हम पॉइंट P पे रखेंगे तो हमारे पास ये उंगली अंदर की तरफ बता रही है। अंदर की तरफ बताने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। और ये क्रॉस लगा दो एट पॉइंट P, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड BP क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। और इनवर्ड डायरेक्शन को जब भी हमें पेपर में दिखाना होता है तो ये क्रॉस लगा दिया जाता है। तो ये हो गया कि इस पॉइंट पर P पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है। ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला अंगूठा जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये जो उंगली है ये हमारे पास वेलोसिटी कहाँ पे है उसको बताता है, और ये जो उंगली होती है ये हमारे पास बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। अब पॉइंट P पर हम जब गए तो हमने फोर्स की तरफ अंगूठा रखा, वेलोसिटी हमारे पास ये रही, स्पीड यहाँ पर जाने की डायरेक्शन ये रही, और तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो हमने लिख दिया इनवर्ड डायरेक्शन, और ये सिंबल होता है, ठीक। अब चलो आगे बढ़ो। एट पॉइंट क्यू पे आओ, ठीक है। पॉइंट क्यू पर आओगे तो देखो क्या है, पॉइंट क्यू हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये पॉइंट क्यू है, और यहाँ पर देखो ये भी पूरा स्ट्रेट है, इसके आगे भी स्ट्रेट जा रहा है,
पॉइंट क्यू को देखा जाए, अगर यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से डायमेंशन ले लेते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं, तो ये देखा जाए तो ये स्टेट जा रहा है पेपर में बनाने में, क्या जा रहा है, स्टेट जा रहा है। और जब ये स्टेट जा रहा है तो कोई भी चीज़ स्टेट हो, अब ये कहाँ तक है ये तो हमको पता नहीं है, कोई भी चीज़ स्टेट हो तो उसकी रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर कोई भी चीज़ स्टेट हो तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। जो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में रिलेशन होती है वो निकालना आना चाहिए। यानी जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स लगता है, और सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, mv²/r होता है, ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स ये होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स होता है वो होता है QVP, QVB, ठीक है, यहाँ से V से V कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एक रिलेशन आ जाती है, क्या आती है कि हमारे पास mv/QR, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट निकला था, क्या निकला था, यही वाला निकलेगा, Bp इक्वल टू क्या था, mv/QR, यही यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये हमारे पास एक स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है यानी ये सीधा मूव कर रहा है। जब ये सीधा मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब वो उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर ये हमारे पास आर क्यू की बात की है तो हमारे पास क्या है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज में हम कह सकते हैं ये लगभग इनफाइनाइट की तरफ भी जा सकती है। जब इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये आर जो इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, mv/q, और इनफाइनाइट किसी का भी इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाए तो क्या है, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो ये 0 पर जाएगा, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट Q पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से बता दोगे, तो पॉइंट P पर हमारे पास नो मैग्नेटिक फील्ड, नो डायरेक्शन, तो ये हमारे पास नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। नहीं होने का मतलब यही रीजन है कि डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक स्ट्रेट की तरीके काम करेगा। जब स्ट्रेट की तरीके काम करेगा तो यहाँ पर 1/इनफाइनाइट जो होगा, मतलब स्ट्रेट वायर होता है उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, ये मूव कर रहा है इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब कहाँ पे आए, एट पॉइंट R, ठीक है, एट पॉइंट R। अब R पे आ जाओ, अब R पे पॉइंट पे आओगे तो फिर वही सेम बात, R पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी कहाँ पे है, ये ऐसे जाना चाहता है क्योंकि ये डायरेक्शन दी थी, लेकिन ये आ कहाँ पे रहा है, जैसे ये ऊपर उठ रहा था तो फोर्स हमारा ऊपर लग रहा था, अब ये जब नीचे आ रहा है तो फोर्स जाहिर सी बात है नीचे लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। जब फोर्स नीचे लगेगा तो वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, और इस बार क्या करना है, जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर अंगूठा जाएगा, फोर्स हमारा ये है, फोर्स हमारा ये है, और जहाँ पर ये है ये उंगली बताएगी हमारे पास, क्या बताएगी कि कहाँ पे मूव कर रहा है, और ये जो उंगली रहेगी वो क्या बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। ये बात समझ में आई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। अंगूठा हमारा जो बताता है फोर्स कहाँ पे है, फोर्स नीचे की तरफ है, ये उंगली बताती है हमारे पास, ये उंगली बताती है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही करंट या फिर वेलोसिटी, और ये बताता है हमारे पास, क्या बताता है, ये हमारे पास बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। वही काम करना है, अंगूठा हमारा क्या है, नीचे की, ठीक, अंगूठा फोर्स हमारा नीचे की ओर, ये हमारे पास वेलोसिटी, और ये बाहर की तरफ, यानी एट पॉइंट P फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसका यूज करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा Br इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी इसकी डायरेक्शन जो आ जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई। अब हमें पूछा जा रहा है कि किसका मैग्नेटिक फील्ड किस सीक्वेंस होगा। ये तो पता चल गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है के ऊपर वो 0 है, तो सबसे कम तो यही होने वाला है। अब इसमें और इसमें देख लेना है, R और P पे, R और P पे देखना है इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। देखो अब जब हम R पे आते हैं,
यहाँ पर आते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ठीक है, पी पॉइंट पे। जब पी पॉइंट पे आएंगे तो अगर हम सर्किल पूरा मूव करते 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 ऐसे मूव करना चाहते हैं तो सर्किल हमारा ये बन के तैयार होगा। सर्किल ये बन के तैयार होगा, ये मेंशन करना होगा आपको, इसकी रेडियस ये आएगी आरपी। और वहीं यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जब मूव करके पूरा सर्किल बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे कुछ बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्व शेप कम है, इसकी आर्क कम है और इसकी आर्क ज़्यादा है। इस पॉइंट की आर्क ज़्यादा है, इस पॉइंट की आर्क कम है। जिसकी आर्क कम होगी उसका सर्किल छोटा बनेगा, जिसकी आर्क ज़्यादा होगी उसका सर्किल बड़ा बनेगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, समझ में ये आया हमारे पास। तो इसको हेडिंग डाल दो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको निकालना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बताएंगे कि आरपी यानी पॉइंट पी पर हमारे पास रेडियस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आर क्यू, सॉरी आर, या फिर ऐसे बताओ, सबसे पहले हमारी सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है, सबसे ज़्यादा रेडियस इसकी है क्यू की। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रही है, तो हम बताएंगे आर क्यू ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आर पी से, क्योंकि इसका आर्क ज़्यादा है। और सबसे कम रेडियस किसकी है, आर आर की। ये समझ में आया? इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, उसको हमने सबसे पहले लिख दिया। इसकी रेडियस उसके इससे कम है, इसको लिख दिया। फिर सबसे कम रेडियस इसकी है। अब हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, है ना, जिसकी रेडियस ज़्यादा है, ये सीक्वेंस क्या बता रहा है, जिसकी रेडियस, ये एक दूसरे के इन्वर्सली है, अपोजिट है। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है, जिसकी रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो सबसे कम किसकी रेडियस है, आर की, फिर उसके बाद पी की, फिर उसके बाद क्यू की। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का सीक्वेंस है। तो ये देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, बस समझाने में टाइम लगा। क्वेश्चन अच्छा था, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। अगर यूनिफॉर्म होता तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता। इसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी। कैसे ये बताओगे, डायरेक्शन क्या है, ये इनसाइड है सिंबल, और आउटसाइड का सिंबल क्या होता है। अगर कहीं पर आउटसाइड है तो इसका सिंबल ये होता है, ये लगा दो, पॉइंट लिख दो। ये आउटसाइड की डायरेक्शन बताता है, ये इनसाइड की डायरेक्शन बताता है। ठीक, चलो बाय, टेक केयर। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 और पेपर सेट पहला है। पेपर का सीरीज भी लिखा हुआ है और ये सेट पहला है। क्वेश्चन नंबर 33 में ए है और इसका सेकंड पार्ट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास यंग के 2 सिल्ट वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पॉइंट सोर्स कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, कहीं मतलब एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है। डिस्टिंक्ट सोर्स का मतलब होता है काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। 2 सिल्ट हैं, एक हमारा क्या है, S1 है सोर्स, दूसरा क्या है, S2 है। यहाँ पर जब लाइट आती है ऐसे आएगी लाइट, ऐसे इसमें भी आएगी लाइट, ठीक। एक पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई है। स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन है। स्क्रीन जो है वो हमारे पास कैपिटल D डिस्टेंस लिखा जाता है, और ये जो दूरी दी गई है 1.2 मीटर की दी गई है, ठीक है। या इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है। इसको हम लोग x0 कह सकते हैं। यहाँ से वेवलेंथ आती है एक, वो ऐसे जाती है। दूसरी वेवलेंथ यहाँ से आती है, वो ऐसे जाती है, ठीक है। यहाँ के बीच की दूरी हमको निकाल के देना है, डेल्टा x मान लेते हैं। देखो, कंडीशन ये होती है कि एक बार ब्राइट बनता है, एक बार डार्क बनता है। तो ब्राइट डार्क बनता है, लेकिन हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ब्राइट वाली निकालनी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, पहले क्या फाइंड करना है,
हाउ फार अपार्ट। इसके अलावा दिया गया है जो हमारे पास स्मॉल डी है, ये पॉइंट यानी स्मॉल डी जो है, दोनों सॉलिड के बीच की दूरी जो स्मॉल डी होती है, क्या होती है स्मॉल डी, जिसकी वैल्यू दी गई है 0.1 mm दी गई है, ठीक है। फाइंड जो करना है वो देख लो, पहले फाइंड करना है कि एक ब्राइट, अगर दो ब्राइटें बन रही हैं तो कितनी डिस्टेंस बनेगी, कितनी दूरी पे बनेंगी, यानी डेल्टा एक्स फाइंड करना है। और ये पहली मान के चलेंगे, इसके अलावा बहुत सी बनती हैं और आगे जाएंगी, बनती जाएंगी पर्दे पे, लेकिन हम मान लेते हैं पहली ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा एंगुलर विड्थ यानी थीटा की वैल्यू बतानी है, तो इसमें दो फार्मूले लगने हैं। पहला फार्मूला क्या लगना है, पहला फार्मूला लगना है ये हमारे पास हाउ फार, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, एन लेमडा, यहाँ पर कैपिटल डी होता है, नीचे स्मॉल डी होता है। जो वैल्यू यहाँ पर है वो हमने बता दी है। लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, और जो वेवलेंथ दी गई है लेमडा, यानी ये जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, इसकी वेवलेंथ दी गई है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर ये दिया गया है, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, लेमडा दिया गया है, लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 600 नैनो है, तो इस वजह से 10 की पावर माइनस का 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हटाओगे तो ये मीटर आ जाएगा, तो ये कह सकते हो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई है, सारी वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट करना है और निकाल लेना है। यहाँ पर n को 1 मानेंगे, पहली ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n बराबर 1 है, लेमडा की वैल्यू ये है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है, ठीक है। डी की वैल्यू दी गई है 1.2 मीटर, ये लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट वेव लेंथ ये दिया हुआ है, जो एक दूसरे से पर्दा रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक। कोई चीज अपने पास से नहीं लिखी जा रही, सब दिया गया है। यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर है। जाहिर सी बात है जब ये सारी वैल्यू मीटर में रखी गई है तो इसको भी मीटर में बदलना होगा, मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक, मीटर आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर नैनोमीटर हटाओगे तो 10 की पावर माइनस 3 होता है, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, बशंग 72 होता है, कितना होता है 72, एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पर कितनी है 10 की पावर माइनस का 4 है, ये 7 है, तो कितनी बचेंगी 10 की पावर माइनस का 3 बचेंगी मीटर, यानी जो विड्थ की चौड़ाई आई है वो कितनी आई है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसको हम क्या करते हैं नैनोमीटर मिलीमीटर में लिख देते हैं, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 7.2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का, सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले बेस है। दूसरी बात, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एंगल बताना है, क्या बताना है एंगल, ये जो हमारे पास ऐसे कुछ बनता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या बनता है, ऐसे बनकर तैयार होगा, ये हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने ये अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ये वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जो विड्थ की बात आती है, विड्थ एंगुलर विड्थ, ठीक है, और इसको हमें डिग्री में बताना है, ये भी याद रखना है। इसके लिए फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया, यहाँ पर लंब कितना है लेमडा, वेवलेंथ जो होती है वही लिया जाता है, और यहाँ पर डी, ये जो हमारे पास ये है, जिस नंबर की फ्रिंज होगी उसके हिसाब से n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अगर n बराबर 1 है, अब यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा बहुत जो यानी साइन थीटा जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो होता है ना बहुत छोटा होता है, क्या होता है बहुत वेरी स्मॉल, थीटा क्या है वेरी स्मॉल, जब बहुत ज़्यादा छोटा है उस समय साइन थीटा रिप्लेस हो जाता है थीटे पे, ठीक। तो यहाँ से विड्थ जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, n बराबर 1 रखा जाएगा, 1 लेमडा की वैल्यू दी गई है, अभी निकाला था 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और जो d की वैल्यू है वो ये है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, कितना है माइनस का 4 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का
3, ठीक, n बराबर 1 है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा मीटर, सॉरी रेडियन में होगा, किस में होगा, रेडियन में, ये वैल्यू रेडियन में आएगी। अब इसको हम डिग्री में चेंज करना है, क्या करना है, 6 इंटू 10⁻³ तो रहेगा ही, इसको 180 डिवाइड बाई पाई से डिवाइड करना होता है, 180 डिवाइड बाई पाई से डिवाइड करना होगा, 18 होता है 108 और इंटू 10⁻³ तो है ही है, इसको पाई की वैल्यू रखना होगा 3.14 या फिर 22/7। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा 0.34 डिग्री, क्या आ जाएगा, 0.34 डिग्री, यानी रेडियन को जब डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सी बात याद रखना है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, यानी ये रेडियन हटाना है, तो हमें 180 डिवाइड बाई पाई से डिवाइड करना होगा, फिर इसको बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सॉल्व करेंगे तो 0.34 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड में लिख लो, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री, ये बात याद होनी चाहिए, उसी का यूज करके हमने सारे वैल्यू निकाल दिए। तो आंसर हमारा ये आएगा, देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर लिख लो, उसमें भेज देना, लेकिन क्वेश्चन बता देंगे, घुस न जाना कि बता ही दो अभी, क्योंकि टाइम नहीं रहता ना। 8127191266, ठीक है, ये देख लो। इस नंबर पे क्वेश्चन भेज देना, जितनी जल्दी होगा हम करा देंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, देख लो इसको। देखिए क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स, सेट पहला है और क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक लाइट जो है डिस्टिंक्ट सोर्स से आती है। डिस्टिंक्ट सोर्स का मतलब होता है कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ है या काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है, रिफ्लेक्ट होती है स्फेरिकल ग्लास से, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, इसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आपको ड्रॉ करना है, जो डायग्राम बनेगा वो बनाना है, इसके बाद ये बताना है कि जो फाइनल इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, ये बतानी है आपको, ठीक। कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं स्फेयर, ठीक है, ये गोलाकार सर्कुलर, ठीक, ये इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या है, ये इसका सेंटर है, जो सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस होगी, और ये भी रेडियस होगी, ठीक। यहाँ से कोई लाइट ऑफ सोर्स आ रहा है, ये लाइट का सोर्स यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ एयर है, तो यहाँ पर क्या है, एयर है, तो यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1 है, क्योंकि बाहर क्या भर है, एयर है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ग्लास है, जो कि हमारे पास कितना है, 1.5 है, ठीक। यहाँ पर ये लाइट आई, देखो जब भी लाइट किसी ग्लास पे पड़ती है या लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें चेंज आता है। चेंज कैसा आता है कि अगर हमारे पास रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब रेयर क्या होता है और डेंस क्या होता है, रेयर क्या होता है, रेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंस मीडियम से कम होगा, ठीक है। अब कभी भी सर्किल की बात होती है तो नॉर्मल जो ड्रॉ किया जाता है, सेंटर से जो लाइन पास होती है वही नॉर्मल होती है। तो सेंटर से जब लाइन पास कराएंगे तो ये सेंटर से लाइन पास हो रही है, ठीक, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ का मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Na यानी 1 है, और यहाँ का ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर आ रही है। डेंस मीडियम की ओर आने का मतलब है ये लाइट जो है हमारे पास नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, दूसरी बात समझो,
ये लाइट जो है, अगर ये सरफेस ना होती, ये स्फीयर ना होता, तो ये लाइट यहाँ कहीं आके इंसिडेंट हो जाती। क्या होता, ये लाइट अगर ये सरफेस ना होता, ये वाला, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ से एयर से आई, ग्लास में आई, फिर ग्लास के अंदर है, अब ग्लास से एयर में जाने वाली है, तो पहली कंडीशन में अगर ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, ठीक, ये स्फीयर का पार्ट हमारे पास नहीं है, ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, ये याद रखना है, ये हमने एजम्पशन किया है, ये पार्ट नहीं है। जब ये पार्ट नहीं है तो ये क्या हुआ, ये लाइट जो है हमारे पास आगे बढ़ेगी, और ये लाइट हमारे पास आगे बढ़ने के साथ ये ऐसे यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ठीक। क्या हुआ, यहाँ पर ये लाइट यहाँ आगे बढ़ गई, और यहाँ पर क्या नहीं था, ये हमने बताया कि ये मानना है, ये समझना है पहले केस में कि ये लाइट के ये जो स्फीयर का पार्ट आ रहा है ये नहीं है, ठीक, ये जंक्शन करके चलना है। तो क्या हुआ है, पहला केस हमारे पास हुआ है, केस फर्स्ट, हमारे पास जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, एयर यहाँ पे है और ग्लास यहाँ पे है। पहले लाइट कहाँ से आ रही, एयर टू ग्लास, ठीक है, पहले केस में। अब हमारे पास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हों और उनके बीच की दूरी दी गई हो, तो हमारे पास जो फार्मूला है, क्या यूज करते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला जो है, फार्मूला यूज किया जाएगा, कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, ये लिख देते हैं। फार्मूला यूज किया जाएगा हमारे पास N2 डिवाइड बाई वी माइनस N1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू होगा N2 माइनस N1 डिवाइड बाई आर। ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक। इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। N2 क्या है, N2 वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर लाइट पहुँची है, N1 क्या है, जहाँ से लाइट चली है, V क्या है, उसकी जो लाइट चली है उसकी फाइनल इमेज, और U क्या है, उसकी पोजीशन है कि कहाँ पर वस्तु रखी है। R हमारे पास रेडियस है, बाकी सब दिया हुआ है। अब देखो ये लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। तो ये हमारे पास क्या है, U, ठीक। इससे पहले ये समझ लो यहाँ पर ये क्या है, कभी भी इस ग्लास के लिए, इस सरफेस के लिए बात करेंगे, ये वाली सरफेस के लिए, जो इस तरफ की सरफेस है जहाँ पे लाइट पड़ी है, तो उसकी डिस्टेंस जो मेजर होगी वो हमारे पास पोल से मेजर होगी। कहाँ से होगी, पोल से। तो ये P1 मान लेते हैं, ठीक, पहले केस में। अब क्या है, ये वस्तु इनफाइनाइट पर रखी है, कहाँ पर रखी है, इनफाइनाइट पे, यहाँ पे कहीं पर रखी होगी। पोल ये है, हमेशा डिस्टेंस मेजर की जाती है पोल से, तो पोल ये रहा, डिस्टेंस हमारे पास जो वस्तु रखी है वो इनफाइनाइट पर रखी है। तो जब वस्तु अगर हमें चाहिए कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से हमें इस तरफ चलना होगा, जब यहाँ से इस तरफ चलोगे तभी डिस्टेंस मिलेगी। और ये लाइट जो आ रही है ऐसे आ रही है, लाइट और हमारे जो डिस्टेंस की दूरी निकालना है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा, u इनफाइनाइट पे तो है, u1 जो है वो u1 है, वो इनफाइनाइट पे तो है, लेकिन माइनस का है। माइनस क्यों ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कभी भी वस्तु निकालनी होती है तो इस ग्लास के लिए यहाँ से निकालना होगा, जो पोल है उससे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम इस तरफ जाएंगे तब वस्तु मिलेगी, और ये लाइट आ रही है ऐसे आ रही है। हमारी वस्तु को पाना है तो निगेटिव के साथ जाना होगा, क्यों, क्योंकि लाइट और जहाँ पर डिस्टेंस आ रही है दूसरे के अपोजिट आ रही है, ठीक। पोल से डिस्टेंस नापते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद क्या है, रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या है, R1 मान लेते हैं, R1। अब यहाँ पर ये पोल है, अब रेडियस अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा, इस तरफ चलना होगा। लाइट ऐसे आ रही और हमें चलना भी इस तरफ है, तो R1 हमारे पास ये है जो कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। यानी हमें ये डिस्टेंस चाहिए R1, तो क्या है, इस तरफ जाना है, लाइट भी इस तरफ आ रही है, दोनों सेम है, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये साइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन गलत हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। V1 हमको पता नहीं है पहले केस में, केस फर्स्ट है ये। अब बात आती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर देखो पहले लाइट कहाँ पे आई, N1 क्या है, N1 जो है हमारे पास जो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्यों, क्योंकि लाइट हमारे पास एयर से आ रही है। N2 क्या है, N2 जो है वो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ग्लास में आ रही है। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1.5। सारी वैल्यू मिल चुकी है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है पहले केस के लिए। तो N2 की जगह कितना रखना है, 1.5 डिवाइड बाई V1 जो कि हमें पता नहीं है, माइनस N1 कितना है, 1 है,
u कितना है, माइनस का इनफाइनाइट है, माइनस का इनफाइनाइट है, इज इक्वल टू n2 1.5 है, -1 है, डिवाइड बाई r1, r1 कितना है, r1 हमारे पास जो है, r1 ये रहा 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाई, यहाँ पे दिख रहा है v1, 1 बाई इनफाइनाइट जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 0.5 डिवाइड बाई 15, इसको काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ये जीरो अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा जब, ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ये हट जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 30 आ जाएगा 15 तो 45 सेंटीमीटर, पॉइंट एक लगा हुआ है। तो क्या हुआ, ये हमें पता चला कि जो हमारे पास इमेज है, जो इमेज है वो 45 सेंटीमीटर पे है। कब कब है, जब ये सरफेस नहीं था, ये वाला सरफेस नहीं था, जब ये इमेज बनती कहाँ पे, 45 सेंटीमीटर पे। तो ये जो डिस्टेंस कहाँ से मानी जाती, ये हमारे पास क्या है, आई है, और ये कहाँ से डिस्टेंस मानी जाएगी, क्योंकि हम पहले सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस से मेजर कर रहे हैं, तो इसके पोल से कितनी दूरी पे होगा, इसके पोल से दूरी कितनी होगी, इसके पोल से जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास 45 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी v1 45 सेंटीमीटर, ये आ गई, ठीक। अब सुनो, क्योंकि ये तो हमने माना कि ये नहीं है, लेकिन ये तो है ना रियल में। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये इमेज बन के तैयार हुई है पहली वाली, वो इमेज इस पोल के लिए, यानी इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमें क्या करना होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये जो है ये क्या है, दूसरा पोल है P2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखोगे तो केस सेकेंड है, केस सेकेंड में देखो क्या है। अब क्या होगा, क्योंकि ये लाइट जो है, ये तो हमने मान लिया था कैसा हुआ है, लेकिन लाइट एग्जैक्टली क्या है, अभी ग्लास के अंदर है। ये जब ना होता तब यहाँ पर इमेज बन रही थी, ये ग्लास पे है, इसकी ग्लास पे है, ठीक है। जब ग्लास पे है तो अब लाइट कहाँ से आएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है, एयर है। तो अब क्या है, ग्लास टू एयर, सेकेंड केस है ये। अब ग्लास टू एयर है, तब क्या होगा, फिर हमारे पास वही कहानी, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल रहा। अब क्या होगा, हमने बताया जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस बार क्या हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अब इस लाइट को क्या करना था, इस लाइट को नॉर्मल से दूर हटना था। तो नॉर्मल से जब दूर हटाओगे, जब भी नॉर्मल से दूर हटाओगे तो ये नॉर्मल से दूर हटाना होगा, तो ये इमेज यहाँ पर कहीं आ जाएगी, ये हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी, ये I1 हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये जो है सेकंड केस के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो इमेज बन के तैयार हुई ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन उसकी डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे, पोल से। किससे नापेंगे, पोल से। तो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो ये पूरा क्या है, ये हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 ये है तो 15 ये होगा, और ये यहाँ से P1 से ये डिस्टेंस कितनी है, 45 है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्किल वाला पार्ट हटा दिया जाए तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये मिल जाएगी ना ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ये कितनी है, 45 में से 30, 30 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पूरा डायमीटर घटाना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा। तो U2 निकालने के लिए क्या करोगे, U2 करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, U2 जो है वो क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है, U2 जो है वो डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक। वो कैसे निकलेगी, P1I माइनस P1I माइनस क्या कर दोगे, P1P2 क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है। ये कितना है, ये हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास कितना है, P1I कितना है, 45 सेंटीमीटर है, माइनस ये कितना है, 30 क्यों है, क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर का एक रेडियस दिया है तो दूसरी रेडियस
है ना। स्फीयर की रेडियस अगर पता होता है तो डायमीटर घटाना होगा, जब डायमीटर घटाओगे तब ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पोल से डिस्टेंस नापी जाती है। अब इस सरफेस की बात हो रही है इस वजह से, ठीक। ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब ठीक, इसके बाद क्या है, इसकी पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये भी देखना होगा। ये रेज आ रही है, क्या आ रही? रेज ऐसे जा रही है, यहाँ से रेज आ रही है ना, ये ऐसे जा रही है। और जो पोल से डिस्टेंस नापनी है वो भी हमें इस तरफ जाना है, यानी इन दोनों की डायरेक्शन कितनी है? सेम है। जब सेम है तो क्या आएगा? प्लस का आएगा। सेम कैसे पता चला? रेज ऐसे आ रही है और हमें जो पोल से डिस्टेंस नापनी है वो इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, सॉरी इस तरफ, तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात आती है रेडियस की, जिसको R2 कहा जाएगा। ये कैसे निकालोगे? R2 निकालने के लिए क्या है, ये पोल है, पोल से हमें इस तरफ आना होगा। कहाँ आना होगा? इस तरफ। ये R2 है, पोल से हमें इस तरफ आना होगा। लाइट इधर से आ रही, डिस्टेंस नापने के लिए इधर जाना है, एक दूसरे के अपोजिट। जब अपोजिट है तो क्या होगा? ये निगेटिव आएगा। कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब वही बात, अब इस बार क्या है, यहाँ पर पहले N1 कितना है, यहाँ पर N1 कितना है, ये हमारे पास N1 है। और ये क्या होगा, क्योंकि गिलास के अंदर से लाइट आ रही है, Ng कितना है, ये हमारे पास है 1.5। और N2 कितना है? एयर, कहाँ पे लाइट आ गई है? एयर पे आ गई, कितना है? 1 है। सारी वैल्यू पुट करो, यहाँ से हमारे पास V2 मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। V2 बोले तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखते हैं, ठीक। अब इसका फार्मूला वही लगाना है, कितना आ जाएगा? N1, N2 कितना है इस बार? N2 हमारे पास 1 है, और ये क्या है? V2 है, माइनस N1 कितना है? N1 कितना है? N1 ये है 1.5, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। और U2 कितना है? U2 हमारे पास निकला है 15 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू N1 कितना है? 1 है, N2 1.5 है। और रेडियस कितनी है? रेडियस हमारे पास माइनस का है। कैसे है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, 1/V2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा दोगे और एक दूसरे को काट दोगे तो 1/10 बचेगा। 1/10 को इस तरफ भेजना है, 1/10 माइनस, इसको क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.5 डिवाइड बाई 15, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, फिर ये पॉइंट हटा दोगे, यहाँ 0 आएगा, फिर इसको काट लोगे, कितना आ जाएगा? 1/30 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये प्लस का 1/30 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के हमने इधर पहुंचा दी है, 1/30। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/30 आ जाएगा। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा? V2 बोले तो आ जाएगा हमारे पास 30/4। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ चुकी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर भी है, ठीक है। ये फाइनल इमेज बनी है, और इसकी डिस्टेंस कहाँ पे है? इसकी डिस्टेंस ये है। ये डायग्राम भी आपको दिखाना है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व होना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो डिस्टेंस आ गई है फाइनल इमेज की, वो ये है, V2 है, और इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है 7.5 सेंटीमीटर। इसके एग्जैक्ट मिडिल में है, ठीक। देख लो, समझ लो, सिंपल तरीके से समझाया है। कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने में, जो टाइम लगा है 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।